दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। 9x dy by dx धन y ऋण x धन x गुणा y cot x बराबर 0, जहाँ पर x 0 बराबर नहीं है। तो हम इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x dy by dx धन y ऋण x धन x गुणा y cot x बराबर 0। तो इसमें यहाँ पर y है, यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, लेकिन हम इसमें केवल एक ही y चाहिए, इसलिए हम इसमें से y कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x dy by dx धन, हम इसमें से y कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन x cot x गुणा y बराबर, हम ऋण x को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x। तो यहाँ पर हमें एक y तो मिल गया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डी वाई का गुणांक 1 है फिर नहीं, तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 ना होकर x है, इसीलिए पहले हम इसके गुणांक को 1 बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसमें x से भाग देंगे। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर x से x कट जाएगा, तो बचेगा डी वाई डी एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई डी एक्स धन, हम इसे भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन x cot x बटे x गुणा y, फिर हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे x, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर डी वाई डी एक्स धन, तो अब हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे एक्स, फिर इसे इसके हर में लिखेंगे तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा cot x, तो यहाँ पर आ जाएगा cot x गुणा y बराबर, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 है, तो अब हम इसकी तुलना डी वाई बाई डी एक्स धन पी वाई बराबर क्यू से करेंगे। तो यहाँ पर ये है p और ये है q, तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर 1 बटे एक्स धन cot x और q बराबर 1। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे, जो होता है ई का समाकलन पी डी एक्स, फिर हम यहाँ पर p कमा रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ई का समाकलन 1 बटे एक्स धन cot x डी एक्स। तो यहाँ पर ई हम 1 बटे एक्स का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा log x, धन हम cot x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log sin x, फिर हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर ये है m और ये है n, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात log x गुणा sin x। और चूंकि e की घात log x बराबर होता है x और यहाँ पर x के जगह में है x गुणा sin x, यहाँ पर आ जाएगा x गुणा, यहाँ पर आ जाएगा sin x। तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे जो होता है y गुणा आई एफ बराबर समाकलन q गुणा आई एफ यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर आई एफ है ये और q है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा y गुणा, यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin x बराबर समाकलन, यहाँ पर q का मान है 1 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin x और यहाँ पर आ जाएगा dx टाइम्स y गुणा x sin x बराबर समाकलन, हम इसका एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x sin x, यहाँ पर dx, फिर यहाँ पर y गुणा x sin x बराबर, हम इनका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ये दोनों गुणा में, तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो आइलेट के हिसाब से यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद और ये है हमारा द्वितीय पद, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर हम sin x का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा ऋण cos x, ऋण समाकलन हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण cos x, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन, और यहाँ पर आ जाएगा cos x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ पर y x sin x बराबर, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x cos x धन, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos x, फिर हम cos x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा sin x धन c। तो अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये इनके हर में आ जाएगा, तो यहाँ से y बराबर, तो जब ये इसके हर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x cos x बटे x sin x धन sin x बटे x sin x धन c बटे x sin x। तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ से y बराबर, यहाँ पर बचा है 1 बटे x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर x, और cos x बटे sin x होता है cot x, तो यहाँ पर आ जाएगा cot x धन c बटे x sin x। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हल है y बराबर 1 बटे x ऋण cot x धन c बटे x sin x 10 x धन y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। तो हम इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x धन y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। तो अब इसके गुणांक को 1 बनाने के लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बटे एक्स धन वाई, तो यहाँ पर एक्स धन वाई बटे में आ गया, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स धन पी वाई बराबर, क्योंकि हिसाब से हमें वाई यहाँ पर चाहिए, तो अगर हम इसे वापस इस तरफ ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसे पलट देंगे, मतलब यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, इस तरह से ये भी ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई बराबर एक्स धन वाई बटे 1, और हम एक्स धन वाई बटे 1 को सिर्फ एक्स धन वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई बराबर एक्स धन वाई, तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पर एक्स आ गया, इसलिए अब हम एक्स को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक्स बराबर वाई। तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 हो गया है और यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी x आ गया, इसीलिए अब हम इसकी तुलना डी एक्स बाई डी वाई धन पी एक्स बराबर क्यू से करेंगे।
तो यहाँ पर पी है x का गुणांक और यहाँ पर x का गुणांक है ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर ऋण 1 और यहाँ पर q है y, तो यहाँ पर आ जाएगा q बराबर y। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे जो हो जाएगा e का समाकलन p dy, फिर हम यहाँ पर p का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा e का समाकलन ऋण 1 dy, फिर हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर dy है इसीलिए ये हो जाएगा e की घात ऋण y। तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे और यहाँ पर dx बाई dy है इसीलिए यहाँ पर व्यापक हल का सूत्र हो जाएगा x गुणा आई एफ बराबर समाकलन q गुणा आई एफ यहाँ पर dy, और यहाँ पर आई एफ है ये और q है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा में आ जाएगा e की घात ऋण y बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा y गुणा e की घात ऋण y, फिर यहाँ पर आ जाएगा dy। तो यहाँ पर x गुणा e की घात ऋण y बराबर हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ये दोनों गुणा में, तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो आइलेट के हिसाब से यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद और ये हमारा द्वितीय पद, तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y गुणा हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण y बटे हम ऋण y का बटे में अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण समाकलन हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण y बटे यहाँ पर ऋण 1 फिर यहाँ पर dy। तो यहाँ पर x गुणा e की घात ऋण y बराबर हम इसे लिख सकते हैं ऋण e की घात ऋण y, फिर हम इसका y में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण y गुणा e की घात ऋण y ऋण, और यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण e की घात ऋण y, फिर हम इसका 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात ऋण y, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, फिर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण y बटे यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन c। तो यहाँ पर x गुणा e की घात ऋण y बराबर ऋण y e की घात ऋण y, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण e की घात ऋण y, फिर ऋण का धन में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात ऋण y धन c। तो हम इसे इस तरफ लाएंगे तो ये इनके हर में आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण y e की घात ऋण y बटे यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण y ऋण, यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण y बटे e की घात ऋण y धन c बटे e की घात ऋण y। फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ से x बराबर यहाँ पर बचा है ऋण y और यहाँ पर है 1, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा c गुणा e की घात y, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x धन y धन 1 बराबर c गुणा e की घात y। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हल है x धन y धन 1 बराबर c गुणा e की घात y। 11 y dx धन x ऋण y का वर्ग dy बराबर 0। तो हम इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है y dx धन x ऋण y का वर्ग dy बराबर 0। सबसे पहले इसे हल करने के लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y dx बराबर ऋण x ऋण y का वर्ग dy। तो अगर हम इसमें dy बाई dx ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इसे इस तरफ लाएंगे और इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई यहाँ पर dx बराबर y बटे ऋण यहाँ पर x ऋण y का वर्ग, तो यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, लेकिन यहाँ पर हर में भी y है और हमें यहाँ पर केवल एक ही y चाहिए, तो यहाँ पर हम dy बाई dx ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हल नहीं हो रहा है, इसीलिए हम dy बाई dx ज्ञात ना करके dx बाई dy ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरफ लाएंगे और इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बाई dy बराबर ऋण x ऋण y का वर्ग बटे y। तो यहाँ से dx बाई dy बराबर हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे, तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, फिर हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x बटे y, फिर ऋण का इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन y का वर्ग बटे y, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर हम इसे इस तरफ लाएंगे और यहाँ बचा है y, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बाई dy धन x बटे y बराबर y। तो यहाँ पर dx बाई dy का गुणांक 1 है, तो अब हम इसकी तुलना dx बाई dy धन px बराबर q से करेंगे। तो यहाँ p का मान है 1 बटे y और q का मान है y, तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर 1 बटे y और q बराबर y। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे जो होता है e घात समाकलन p dy, फिर हम p का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा e घात समाकलन 1 बटे y dy, फिर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात यहाँ पर आ जाएगा log y, और चूँकि e की घात log x बराबर x होता है और यहाँ पर x के जगह में है y, तो यहाँ पर आ जाएगा y। तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे
जो होता है एक्स गुणा आई एफ बराबर समाकलन क्यू गुणा आई एफ, यहाँ पर डी वाई, और यहाँ पर आई एफ का मान है ये और क्यू का मान है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स गुणा वाई बराबर समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा वाई गुणा वाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा डी वाई, तो यहाँ पर एक्स गुणा वाई बराबर समाकलन, हम वाई का वाई में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई का वर्ग, फिर यहाँ पर डी वाई, फिर यहाँ पर एक्स गुणा वाई बराबर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई की घात 3 बटे यहाँ पर 3 धन सी। तो अब हम वाई को इस तरफ ले जाएंगे तो ये इनके हर में आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा वाई की घात 3 बटे यहाँ पर 3 गुणा वाई धन सी बटे यहाँ पर आ जाएगा वाई, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ से x बराबर यहाँ पर बचा है वाई का वर्ग बटे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई का वर्ग बटे यहाँ पर 3 धन यहाँ पर आ जाएगा c बटे यहाँ पर y। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हल है x बराबर वाई का वर्ग बटे 3 धन c बटे y। 12 x धन 3 वाई का वर्ग डी और डी एक्स बराबर y, जहाँ पर y 0 से बड़ा है। तो हम इसमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x धन 3 वाई का वर्ग डी वाई बटे एक्स बराबर y। तो हम डी वाई बटे एक्स याद करेंगे तो उसके लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बटे एक्स बराबर वाई बटे एक्स धन 3 वाई का वर्ग। तो यहाँ पर वाई है और यहाँ पर भी वाई है, लेकिन यहाँ पर हर में भी वाई है, लेकिन हमें इसमें केवल एक ही वाई चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी तरह से एक वाई नहीं ले सकते, इसीलिए हम इसे पलट देंगे। मतलब यहाँ पर ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इस तरह से ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई बराबर एक्स धन 3 वाई का वर्ग बटे वाई। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई बराबर हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे, तो पहले हम इसे स्क्वायर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बटे वाई, फिर इसे स्क्वायर में, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 3 वाई का वर्ग बटे वाई, फिर इससे ये कट जाएगा। तो अब हम इसे इस तरफ लाएंगे और बचा है 3 वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई ऋण एक्स बटे वाई बराबर 3 वाई। तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, तो हम इसकी तुलना डी एक्स बाई डी वाई धन पी एक्स बराबर क्यू से करेंगे। तो यहाँ पर पी है ऋण 1 बटे वाई और क्यू है 3 वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर ऋण 1 बटे वाई और q बराबर 3 वाई। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे जो होता है इगत समाकलन पी डी वाई, फिर हम यहाँ पर p का मान रखेंगे जो है, तो यहाँ पर आ जाएगा इगत समाकलन ऋण 1 बटे वाई डी वाई। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक ही घात ऋण यहाँ पर log y, और log के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर ऋण y के घात में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक ही घात, यहाँ पर आ जाएगा log y की घात ऋण 1, और चूँकि एक ही घात log x बराबर होता है x और यहाँ पर x की जगह में y की घात ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा y की घात ऋण 1, और हम इसे 1 बटे y भी लिख सकते हैं। तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे जो होता है x गुणा आई एफ बराबर समाकलन q गुणा आई एफ, यहाँ पर डी वाई, और यहाँ पर आई एफ है ये और q है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा 1 बटे y बराबर समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा 3 वाई गुणा 1 बटे वाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा डी वाई, फिर वाई से वाई कट जाएगा, तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बटे वाई बराबर, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर हम 1 का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई धन सी। तो अब हम वाई को इस तरफ ले जाएंगे तो वाई का इनमें गुणा होगा, तो यहाँ से एक्स बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 वाई का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा सी गुणा वाई। तो यहाँ पर हमारा व्यापक हल है x बराबर 3 वाई का वर्ग धन सी गुणा वाई। दिए हुए अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। 13 डी वाई बाई डी एक्स धन 2 वाई टेन एक्स बराबर साइन एक्स, और यहाँ पर वाई बराबर 0 यदि x बराबर पाई बाई 3। तो हम इसमें इस अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसकी सहायता से सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है डी वाई बाई डी एक्स धन 2 वाई टेन एक्स बराबर साइन एक्स, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स धन हम 2 वाई टेन एक्स को लिख सकते हैं 2 टेन एक्स गुणा वाई बराबर साइन एक्स। तो अब हम इसकी तुलना डी वाई बाई डी एक्स धन पी वाई बराबर क्यू से करेंगे, तो यहाँ पर ये है p और ये है q, तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर 2 टेन एक्स और q बराबर साइन एक्स। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे जो होता है समाकलन पी डी एक्स, फिर हम यहाँ पर p का मान रखेंगे जो है ये, यहाँ पर आ जाएगा समाकलन 2 टेन एक्स, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 घात 2, फिर हम टेन एक्स का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा log sec x, और log के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर 2 sec के घात में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 घात log sec स्क्वायर x, और चूँकि 1 घात log x बराबर होता है x और यहाँ पर x के जगह में sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे जो होता है y गुणा आई एफ बराबर समाकलन q गुणा आई एफ, यहाँ पर dx, तो यहाँ पर आई एफ है ये और q है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y गुणा यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x बराबर समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा sin x गुणा यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर x,
फिर यहाँ पर dx, तो यहाँ पर y गुणा सेक स्क्वायर एक्स बराबर समाकलन साइन x, हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर dx, तो यहाँ से y गुणा सेक स्क्वायर एक्स बराबर समाकलन, हम कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स, तो यहाँ पर ये इसके हर में आ गया और ये इसके हर में आ गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स गुणा 1 बटे कॉस एक्स, यहाँ पर dx, तो यहाँ पर y गुणा सेक स्क्वायर एक्स बराबर समाकलन, हम साइन एक्स बटे कॉस एक्स को लिख सकते हैं टेन एक्स गुणा और 1 बटे कॉस एक्स होता है सेक एक्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, तो यहाँ पर y गुणा सेक स्क्वायर एक्स बराबर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स धन सी, तो अब हम इसकी सहायता से यहाँ पर सी का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 0 और x बराबर पाई3 रखने पर, तो यहाँ पर हम y की जगह में 0 रखेंगे तो 0 का इसमें गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर, फिर हम यहाँ पर पाई/3 रखेंगे तो सेक पाई/3 का मान होता है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन सी, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से c बराबर आ जाएगा ऋण 2, तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया तो हम c के मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा y गुणा सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स और यहाँ पर c का मान है ऋण 2, तो अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये इनके हर में आ जाएगा, तो यहाँ से y बराबर, तो ये पहले इसके हर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सेक एक्स बटे सेक स्क्वायर एक्स, फिर इसके हर में, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बटे सेक स्क्वायर एक्स, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से y बराबर, यहाँ पर बचा है सेक एक्स तो हम सेक एक्स को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स ऋण 2, यहाँ पर ये भी ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हमारा विशिष्ट हल है y बराबर कॉस एक्स ऋण 2 कॉस स्क्वायर एक्स 14 1 धन एक्स वर्ग डी वाई डी एक्स धन 2 एक्स वाई बराबर 1 बटे 1 धन एक्स वर्ग और यहाँ पर y बराबर 0 यदि x बराबर 1, तो हम इसमें दिए अवकल समीकरण के लिए दिए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसकी सहायता से c का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है 1 धन एक्स वर्ग डी वाई डी एक्स धन 2 एक्स वाई बराबर 1 बटे 1 धन एक्स वर्ग, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर डी वाई डी एक्स का गुणांक 1 है फिर नहीं, तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 ना होकर 1 धन एक्स वर्ग है, इसीलिए हम सबसे पहले इसके गुणांक को 1 बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसमें 1 धन एक्स वर्ग से भाग देंगे, तो जब हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन एक्स का वर्ग, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स धन हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बटे 1 धन एक्स का वर्ग गुणा y बराबर हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन एक्स का वर्ग, फिर इनका गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 1 धन एक्स का वर्ग पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर इसका गुणांक 1 है तो अब हम इसकी तुलना डी वाई बाई डी एक्स धन पी वाई बराबर क्यू से करेंगे, तो यहाँ पर ये है p और ये है q, तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर 2x बटे 1 धन एक्स का वर्ग और q बराबर 1 बटे 1 धन एक्स वर्ग पूरे का वर्ग, तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे जो होता है e का समाकलन pdx, फिर हम यहाँ पर p का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा e का समाकलन 2x बटे 1 धन एक्स वर्ग dx, तो यहाँ पर अभी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते इसलिए हम इसमें इसे t मानेंगे, तो जब हम इसे t मानकर इसका अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा dt बाई डी एक्स, फिर डी एक्स इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x dx बराबर dt, तो हम इसकी जगह में dt लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे t, फिर यहाँ पर dt, तो हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log t, फिर हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है 1 धन एक्स का वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात, यहाँ पर आ जाएगा log 1 धन x का वर्ग, और चूँकि e की घात log x बराबर होता है x और यहाँ पर x की जगह में 1 धन एक्स का वर्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन यहाँ पर x का वर्ग, तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे जो होता है y गुणा आई एफ बराबर समाकलन q गुणा आई एफ यहाँ पर dx और यहाँ पर आई एफ है ये और q है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा y गुणा 1 धन यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर 1 धन x का वर्ग पूरे का वर्ग गुणा में आ जाएगा 1 धन यहाँ पर x का वर्ग, फिर यहाँ पर dx, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर y गुणा 1 धन एक्स वर्ग बराबर हम 1 बटे 1 धन एक्स वर्ग का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x धन c, तो अब हम इसकी सहायता से यहाँ पर c का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 0 और x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का इसमें गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर हम यहाँ पर 1 रखेंगे और tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई/4, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई/4 धन c, तो यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से c का मान आ जाएगा ऋण पाई/4, तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया
तो अब हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम सी के मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई गुड़ा 1 धन एक्स वर्ग बराबर tan इनवर्स x, और यहाँ पर सी का मान है ऋण पाई/4, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण पाई/4। तो यहाँ पर हमारा विशिष्ट हल है वाई गुड़ा 1 धन एक्स वर्ग बराबर tan इनवर्स x ऋण पाई/4। 15 dy/dx ऋण 3y cot x बराबर sin 2x, जहाँ पर y बराबर 2 यदि x बराबर 2। तो हमें इसमें इस अवकल समीकरण के द्वितीय प्रतिमत को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसकी सहायता से सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है dy/dx ऋण 3y cot x बराबर sin 2x। तो यहाँ पर dy/dx ऋण हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 3 cot x गुणा y बराबर sin 2x। तो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, तो अब हम इसकी तुलना dy/dx धन py बराबर q से करेंगे। तो यहाँ पर p है ऋण 3 cot x और q है sin 2x, यहाँ पर आ जाएगा p बराबर ऋण 3 cot x और q बराबर sin 2x। तो यहाँ पर अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे जो होता है समाकलन p dx। फिर हम यहाँ पर p का मान रखेंगे जो है ये, यहाँ पर आ जाएगा ई समाकलन ऋण 3 cot x dx। फिर हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ऋण 3 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ई घात ऋण 3। फिर cot x का समाकलन वो हो जाएगा log sin x, और log के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर ऋण 3 sin की घात में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ई घात log sin x पूरे की घात ऋण 3। चूँकि ई की घात log x बराबर होता है x और यहाँ पर x की जगह में sin x की घात ऋण 3, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x पूरे की घात ऋण 3। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा sin की घात 3x। फिर यहाँ पर हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे जिसका सूत्र होता है y गुणा आई एफ बराबर समाकलन q गुणा आई एफ यहाँ पर dx, और यहाँ पर आई एफ है ये और q है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा y गुणा 1 बटे sin की घात 3x बराबर समाकलन, यहाँ पर q का मान है sin 2x और इसका मान है 1 बटे sin की घात 3x। फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y बटे sin की घात 3x बराबर समाकलन हम sin 2x का सूत्र लिखेंगे जो होता है 2 sin x गुणा cos x। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 sin x cos x बटे sin की घात 3x यहाँ पर dx। फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ से y बटे sin की घात 3x और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 2 समाकलन, यहाँ बचा cos x बटे sin का वर्ग x यहाँ पर dx। फिर यहाँ पर आ जाएगा y बटे sin की घात 3x बराबर 2, यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर अभी इसका समाकलन करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हम इसमें sin x को t मानेंगे। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा cos x dx बराबर dt। तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो हमने sin x को t माना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे t का वर्ग और यहाँ पर dt। फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात ऋण 2, फिर यहाँ पर dt। तो हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात ऋण 1 बटे ऋण 1, फिर हम इसे नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे t। फिर हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है sin x, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा sin x धन c। तो यहाँ पर y बटे sin की घात 3x हम 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बटे sin x धन c। तो अब हम इसकी सहायता से यहाँ पर c का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 2 और x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर हम यहाँ पर π/2 रखेंगे और sin π/2 का मान होता है 1 और यहाँ पर sin की घात 3 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 की घात 3 और 1 की घात 3 का मान भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और y का मान है 2 और 2 बटे 1 को हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर। फिर यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और हम ऋण 2 बटे 1 को सिर्फ ऋण 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 धन c। फिर हम ऋण 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 2 बराबर c। फिर हम 2 में 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर c का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया, तब हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम c के मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा y बटे sin की घात 3x बराबर ऋण 2 बटे sin x और यहाँ पर c का मान है 4। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इनमें गुणा होगा, तो यहाँ से y बराबर पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 sin की घात 3x। फिर इसका इसमें करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा sin की घात 3x। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 sin का वर्ग x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण 2 sin का वर्ग x। तो यहाँ पर हमारा विशिष्ट हल है y बराबर 4 sin की घात 3x ऋण 2 sin स्क्वायर x। 16 मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है, तो हमें इसे मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। और यहाँ पर वक्र मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर x का मान है 0 और y का मान है 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x बराबर 0 और y बराबर 0। और इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो जाएगा dy बाई dx उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। और यहाँ पर निर्देशांक है x y मतलब dy बाई dx बराबर है x धन y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy बाई dx बराबर x धन y।
और यहाँ पर हम एक्स और वाई का मान दिया हुआ है, इसीलिए हमें इसमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। फिर हम वाई को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऋण वाई बराबर एक्स। तो अब हम इसकी तुलना डी वाई बाई डी एक्स धन पी वाई बराबर क्यू से करेंगे। तो यहाँ पी का मान है ऋण 1 और क्यू है एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा पी बराबर ऋण 1 और क्यू बराबर एक्स। तो यहाँ पर अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे जो होता है एक घात समाकलन पी डी एक्स। फिर हम यहाँ पर पी का मान रखेंगे जो है ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा एक घात समाकलन ऋण 1 डी एक्स। फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक ही घात ऋण एक्स। तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे जो होता है वाई गुणा आई ए बराबर समाकलन क्यू गुणा आई एफ यहाँ पर डी एक्स। और यहाँ पर आई एफ है ये और क्यू है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई गुणा एक ही घात ऋण एक्स बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा एक्स गुणा में आ जाएगा एक ही घात ऋण एक्स। फिर यहाँ पर डी एक्स, तो यहाँ पर वाई गुणा एक घात ऋण एक्स बराबर यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे। और यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें दो फंदों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो आई रेट के हिसाब से यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद और ये है हमारा द्वितीय पद, तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, फिर हम एक ही घात ऋण एक्स का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा एक ही घात ऋण एक्स बटे यहाँ पर ऋण एक। ऋण समाकलन हम एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक गुणा एक ही घात ऋण एक्स का समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक घात ऋण एक्स बटे यहाँ पर ऋण एक। फिर यहाँ पर डी एक्स, तो हम वाई गुणा एक घात ऋण एक्स यहाँ पर यह हो जाएगा ऋण एक ही घात ऋण एक्स। फिर हम इसका एक्स में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक्स गुणा एक घात ऋण एक्स। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा ऋण एक ही घात ऋण एक्स। फिर हम इसका एक में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक ही घात ऋण एक्स। फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन। और यहाँ पर बचेगा एक ही घात ऋण एक्स। फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक ही घात ऋण एक्स बटे यहाँ पर ऋण एक धन सी। फिर यहाँ पर वाई गुणा एक घात ऋण एक्स बराबर ऋण एक्स गुणा एक घात ऋण एक्स। फिर ये हो जाएगा ऋण एक ही घात ऋण एक्स। फिर ऋण का धन में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक ही घात ऋण एक्स धन सी। हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये इनके हर में आ जाएगा, तो यहाँ से वाई बराबर तो ये पहले इसके हर में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक्स गुणा एक घात ऋण एक्स बटे एक घात ऋण एक्स। फिर इसके हर में यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक घात ऋण एक्स बटे एक घात ऋण एक्स धन सी बटे एक घात ऋण एक्स। फिर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक, तो यहाँ से वाई बराबर यहाँ पर बचा है ऋण एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक्स और यहाँ पर है ऋण एक धन। हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सी गुणा में एक ही घात एक्स। तो अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई धन एक्स धन एक बराबर सी गुणा एक ही घात एक्स। तो यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 0 है, तो हम इसकी सहायता से यहाँ पर c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 0। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन। फिर हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर, फिर यहाँ पर 0 और 1 का 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर c का 1 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा c। तो यहाँ पर हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम c के मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा y धन x धन 1 बराबर, और यहाँ पर c का मान है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा यहाँ पर आ जाएगा एक ही घात x। और हम इसमें x को y के जगह में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x धन y धन 1 बराबर इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक ही घात x। तो यहाँ पर मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है x धन y धन 1 बराबर एक घात x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः वक्र का समीकरण x धन y धन 1 बराबर एक घात x है। 17 बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, तो हमें इसमें इस बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। जहाँ पर इस वक्र के किसी बिंदु पर निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण का 5 अधिक है। और वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग मतलब x धन y उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता मतलब डी और डी एक्स का परिमाण से 5 अधिक है, मतलब यहाँ पर x धन y बराबर है डी वाई बाई डी एक्स धन 5। और यहाँ पर हमें बिंदु 0,2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x बराबर 0 और y बराबर 2, और यहाँ पर x धन y बराबर है डी वाई डी एक्स धन 5। तो हम 5 को इस तरफ ले जाएंगे और y को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 5 बराबर डी वाई बाई डी एक्स ऋण y। और यहाँ पर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऋण y बराबर x ऋण 5। तो यहाँ पर अब हम इसकी तुलना डी वाई बाई डी एक्स धन पी वाई बराबर क्यू से करेंगे। तो यहाँ पर p है ऋण 1 और q है x ऋण 5, तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर ऋण 1 और q बराबर x ऋण 5। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे जो होता है e घात समाकलन पी डी एक्स। फिर हम यहाँ पर p का मान रखेंगे जो है ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा e घात समाकलन ऋण 1 डी एक्स। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे और हम ऋण 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e घात ऋण x। तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे जो होता है वाई गुणा आई एफ बराबर समाकलन q गुणा आई एफ यहाँ पर डी एक्स, और यहाँ पर आई एफ है ये और q है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा y गुणा में आ जाएगा एक ही घात ऋण x
बराबर समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर यहाँ से गुणा में आ जाएगा e की घात ऋण x, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से y गुणा e की घात ऋण x बराबर हम इनका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद और ये हमारा द्वितीय पद, तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर इसका समाकलन तो वो हो जाएगा e की घात ऋण x बटे यहाँ पर ऋण 1 ऋण समाकलन। हम इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन वो हो जाएगा 1 ऋण 5 का अवकलन वो हो जाएगा 0, फिर हम 1 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा इसका समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण x बटे यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ पर गुणा e की घात ऋण x बराबर हम इसे लिख सकते हैं ऋण e की घात ऋण x, फिर हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण यहाँ पर x और यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण x, फिर ये हो जाएगा ऋण e की घात ऋण x, फिर हम इसका 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात ऋण x, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा, फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर e की घात ऋण x बटे यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन c। तो यहाँ से y गुणा e की घात ऋण x बराबर 5 ऋण x e की घात ऋण x, और यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण e की घात ऋण x, फिर ऋण का धन में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात ऋण x धन c। तो अब हम e की घात ऋण x को इस तरफ ले जाएंगे तो ये इनके हर में आ जाएगा, तो यहाँ से y बराबर तो ये पहले इसके हर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण x गुणा e की घात ऋण x बटे e की घात ऋण x, फिर इसके हर में तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात ऋण x बटे e की घात ऋण x धन c बटे e की घात ऋण x, फिर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से y बराबर यहाँ पर है 5 ऋण यहाँ पर x ऋण 1 धन c, और हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x। तो यहाँ से y बराबर हम 5 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ऋण यहाँ पर आ जाएगा x धन c गुणा में e की घात x। तो यहाँ पर हम व्यापक हल मिल के तब हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे तो उसमें हम यहाँ पर c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 2 की सहायता से हम c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर 4 ऋण 0 धन c गुणा e की घात 0, फिर यहाँ पर हम 4 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 4, फिर हम 2 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बराबर e की घात 0 का मान होता है 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर c का 1 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा c। तो यहाँ पर हमें c का मान मिल गया तो हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम c के मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 4 ऋण x और यहाँ पर c का मान है ऋण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर यहाँ पर e की घात x। तो यहाँ पर बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है y बराबर 4 ऋण x ऋण 2 e की घात x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः वक्र का समीकरण y बराबर 4 ऋण x ऋण 2 e की घात x है। 18 अवकल समीकरण x dy बाई dx ऋण y बराबर 2x वर्ग का समाकलन गुणक है a e की घात ऋण x b e की घात ऋण y c 1 बटे x dx। तो हम इस बताने के इनमें से कौन सा इसका समाकलन गुणक है। और यहाँ पर समाकलन गुणक का मतलब है कि हम इसमें IF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x dy बाई dx ऋण y बराबर 2x का वर्ग। तो सबसे पहले हम इसके गुणांक को 1 बनाएंगे तो उसके लिए हम इसमें x से भाग देंगे, तो जब हम इसमें देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा dy बाई dx। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx ऋण हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, और हम y बटे x को 1 बटे x गुणा y लिख सकते हैं, फिर बराबर हम इसमें देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। तो अब हम इसकी तुलना dy बाई dx धन py बराबर q से करेंगे। तो यहाँ p का मान है ऋण 1 बटे x और q का मान है 2x। तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर ऋण 1 बटे x और q बराबर 2x। तो यहाँ पर अब हम समाकलन गुणक मतलब IF ज्ञात करेंगे जो होता है e समाकलन p dx, फिर हम यहाँ पर p का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा e समाकलन ऋण 1 बटे x dx। तो हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ऋण ऐसे ही रहेगा तो यहाँ पर आ जाएगा e घात ऋण हम 1 बटे x का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा log x, और log के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर ऋण x के घात में आ जाएगा तो हम आ जाएगा e घात log x की घात ऋण 1, और चूँकि e की घात log x बराबर होता है x और यहाँ पर x की जगह में x की घात ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात ऋण 1 और हम x की घात ऋण 1 को लिख सकते हैं 1 बटे x। तो यहाँ पर समाकलन गुणक मतलब IF का मान है 1 बटे x, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है C।
19 अवकल समीकरण एक ऋण वाई का वर्ग डी एक्स बाई डी वाई धन वाई गुणा एक्स बराबर एक गुणा वाई, जहाँ पर वाई ऋण एक से बड़ा व एक से छोटा है का समाकलन गुणक है। ए एक बटे वाई का वर्ग ऋण एक, बी एक बटे करणी वाई का वर्ग ऋण एक, सी एक बटे एक ऋण वाई का वर्ग, डी एक बटे करणी एक ऋण वाई का वर्ग। तो हम इसे बताने कि इनमें से कौन सा इसका समाकलन गुणक है। तो हमें इसमें समाकलन गुणक ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें आई एफ ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है एक ऋण वाई का वर्ग डी एक्स बाई डी वाई धन वाई गुणा एक्स बराबर एक गुणा वाई। यहाँ पर इसका गुणांक एक ना होकर एक ऋण वाई का वर्ग है, इसलिए हम सबसे पहले इसके गुणांक को एक बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें एक ऋण वाई का वर्ग से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण वाई का वर्ग, तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा डी एक्स बाई डी वाई। यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई धन हम इसमें देंगे, यहाँ पर आ जाएगा वाई बटे एक ऋण वाई का वर्ग गुणा एक्स बराबर हम इसमें देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक गुणा वाई बटे एक ऋण वाई का वर्ग। तो यहाँ पर इसका गुणांक एक है, तो हम इसकी तुलना डी एक्स बाई डी वाई धन पी एक्स बराबर क्यू से करेंगे। तो यहाँ पर यह है पी और यह है क्यू, यहाँ पर आ जाएगा पी बराबर वाई बटे एक ऋण वाई का वर्ग और क्यू बराबर एक गुणा वाई बटे एक ऋण वाई का वर्ग। तो यहाँ पर हम इसमें समाकलन गुणक ज्ञात करेंगे, मतलब हम इसमें आई एफ ज्ञात करेंगे जो था ई का समाकलन पी डी वाई और पी का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा ई का समाकलन वाई बटे एक ऋण वाई का वर्ग डी वाई। तो यहाँ पर अभी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें एक ऋण वाई के वर्ग को टी मानेंगे। फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो एक का करेंगे तो शून्य हो जाएगा, फिर हम इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण दो गुणा वाई बराबर में आ जाएगा डी टी बाई यहाँ पर डी वाई, फिर डी वाई इस तरफ आ जाएगा और ऋण दो इस तरफ चले जाएगा। यहाँ पर ई का समाकलन हमने इसे टी माना है, तो हम इसकी जगह में टी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक बटे टी, यहाँ पर वाई डी वाई बराबर डी टी बटे ऋण दो है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी बटे ऋण दो और ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक बटे दो और यहाँ पर डी टी, फिर यहाँ पर ई घात ऋण एक बटे दो हम इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा लॉग टी, फिर लॉग के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर ऋण एक बटे दो टी की घात में आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ई की घात लॉग टी की घात ऋण एक बटे दो, और चूँकि ई की घात लॉग एक्स बराबर होता है एक्स और यहाँ पर एक्स की जगह में टी की घात ऋण एक बटे दो, तो यहाँ पर आ जाएगा टी की घात ऋण एक बटे दो और हम इसे लिख सकते हैं एक बटे टी की घात एक बटे दो और हम टी की घात एक बटे दो को करणी टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक बटे यहाँ पर करणी टी, फिर यहाँ पर हम टी का मान रखेंगे जो ये, यहाँ पर आ जाएगा एक बटे करणी एक ऋण वाई का वर्ग। तो यहाँ पर समाकलन गुणक मतलब आई एफ का माना है एक बटे करणी एक ऋण वाई का वर्ग, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी।